टीएस इलियट की जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि बैकग्राउंड क्या था 20th सेंचुरी का। 20th सेंचुरी का भी सेम वही बैकग्राउंड था जो कि 19th सेंचुरी का बैकग्राउंड था। मीन्स द मोरल एंड डिग्रेडेशन वॉज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था 20th सेंचुरी में। इट वॉज द सेंचुरी व्हेन द वर्ल्ड वॉर हैज़ विटनेस टू डिजास्टर, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, जिसकी वजह से सोसाइटी डिप्रेशन में चली गई और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए, जिसमें ज़्यादातर तादाद आदमियों की थी। Many literary movements were also there and all the movements were in the results of these two world wars. So again literature is the part of literary genre, part of entire literature जो reflect करता है life को, society को और वहाँ के रहने वाले लोगों को। T.S. Eliot was initially the poet and he was also reflecting the same ideas that were there. T.S. Eliot जो था वो क्लासिस्ट था जो कि रोमांटिक्स के फेवर में नहीं था। वो भी यही कहता था कि पोइट्री ऐसी होनी चाहिए जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो। टीएस इलियट भी यही कहता था कि यू शुड टेक सम सीरियस वर्क फ्रॉम पोइट्री एंड लिटरेचर एंड प्रोड्यूस समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। टीएस इलियट जो था वो अमेरिकन राइटर था, लेकिन ये पूरे यूरोप में फेमस था। He is considered to be one of the legendary figure. He is very oft-quoted writer in the history of English literature. He has developed his own unique ideas not only in poetry but also in criticism as well. T.S. Eliot ने भी बहुत सारे new words coinage किए थे। इसके अलावा इसने बहुत सारे unique ideas दिए थे literary criticism में। इसके footsteps को follow किया जाता है बहुत long time तक। उसके अलावा इसने हॉलो मैन लिखी थी, वेस्ट लैंड लिखी, 4 क्वार्टर्स पोम लिखी। ही वॉज वेरी एक्सट्रीम प्रोपोनेंट, वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर पार्टिसिपेंट इन द मूवमेंट ऑफ इमेजिनिज्म की मूवमेंट में रहा, जिसमें इजरा फॉन्ट के साथ वाबस्ता रहा। इससे कुछ फेमस वर्क्स को देख लेते हैं। द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, द आइडिया ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी, नोट्स टूवर्ड अ डेफिनेशन ऑफ कल्चर, सिलेक्टेड एसे ऑन पोइट्री एंड पोइट्स टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो टीएस इलियट के जो टाइटल्स हैं वो मैथ्यू ऑर्नेट से मिलते जुलते हैं। दोनों ने क्रिटिसिज्म, पोइट्री, सोसाइटी, कल्चर, क्रिश्चियनिटी और रिलीजन पर बात की है। दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, हालांकि दोनों डिफरेंट एजेस से बिलोंग करते हैं। Some critical concepts that are given by T.S. Eliot: objective correlative, one of the most important topic. It is the essay on Hamlet that is written by Eliot. Essay on Hamlet में Eliot ने concept दिया objective correlative का present की। Objective correlative is an example of coinage word by T.S. Eliot in his essay on Hamlet. Hamlet जिसकी तारीफ करते करते दुनिया थकती नहीं है, शेक्सपियर के हवाले से टीएस इलियट का कहना था कि हैमलेट के बारे में, हैमलेट इज़ एन आर्टिस्टिक फेलियर। और फिर अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए वो ऐसा क्यों कह रहा है, उसने आर्टिस्टिक फेलियर कहा। उसने एक आइडिया प्रेजेंट किया, आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, जिसमें उसने बताया कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। ये फ्रेज़ इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि ऑथर को खुद भी नहीं पता था कि उसने इतनी बेहतरीन बात कह दी है। टीएस इलियट के हिसाब से ऑब्जेक्टिव पोइट्री के अंदर, याद रखें कि हम बात पोइट्री की कर रहे हैं और फिर हम हैमलेट की बात कर रहे हैं, तो ड्रामा शेक्सपियर के दौर तक, ड्राइडन के दौर तक पोइट्रिक ड्रामा होता था। एरिस्टोटल भी ड्रामे के बारे में बात करता था तो वो वर्ड ड्रामा यूज़ नहीं करता था, पोइट्री कहता था, क्योंकि ड्रामा कैसा होता था उस ज़माने में, पोइटिक ड्रामा होता था। तो ये भी पोइट्री का वर्ड यूज़ कर रहा है, ड्रामे का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा। ये कहता है पोइट्री के अंदर अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए ऑथर के लिए एक सुटेबल ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव चाहिए होता है। He himself defines objective correlative as a set of objects, a situation, a chain of events, which shall be the formula for the poet emotion so that when the external facts are given, the emotion as it is once evoked. इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैकबेथ ने सुटेबल ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यूज़ किया था। इसमें लेडी मैकबेथ होती है, जब वो लोग उसका खून कर देते हैं, जाहिर है कॉन्स्पिरेसी चलाते हैं और मर्डर कर देते हैं। मर्डर के बाद उसके अंदर एक गिल्ट होता है कि लेडी मैकबेथ को कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। जब वो वॉशरूम जाती है, हाथ धोती है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके हाथों से खून की स्मेल आ रही है। पानी की जगह उसको लगता है कि उसके हाथों में ब्लड लगा हुआ है।
ना तो उसके हाथों में खून लगा है और ना ही स्मेल आ रही है, लेकिन ऑथर ये दिखा रहा है अब ऐसा देखना आपको फ़ौरन क्या फीलिंग आती है, शी इज़ इन गिल्ट। अब ये जो इमोशन है वो जो अंदर फील कर रही है, वो इमोशन जो इस वक्त, द इमोशन दैट प्रिवेल इन हर, ऑथर ने उसकी ज़ुबान से नहीं कहलवाया दैट शी इज़ नॉट सेइंग, शी इज़ नॉट एडमिटिंग हर क्राइम, बट वट इज़ हैपनिंग इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट, चेन ऑफ इवेंट। ये ऐसे इवेंट की चेन बताना और दिखाना, ऐसे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना जैसे उसने अपने हाथ धोए और उसे ऐसा लगा। इनका यूज़ करके ऑथर एक कैरेक्टर के अंदर इमोशन को इवोक करता है और आपको फ़ौरन पता चलता है कि वो क्या सोच रहा है। इसके कोई एग्जांपल देखते हैं कि आप ड्रामा देख रहे हैं और कोई शख्स बहुत गुस्से में है और कुछ नहीं कह रहा, घर में घुसता है और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता है। उसने डोर को ज़ोर से बंद किया, उसको यूज़ किया, उसका ये बताना कि दैट ही और शी इज़ इन एंगर, वो गुस्से में है, ये गुस्से का जो इमोशन उसने ऐसे बताया। कोई शख्स फ्रस्ट्रेटेड है, वो बैठा हुआ है और आपने आराम से कोई सीधी बात की, आपने उसे कहा चाय पीनी है, उसने जवाब दिया अरे भाई नहीं पीनी ना चाय। अब आप सोचेंगे इसमें इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी, तो उसके उसके रिएक्शन से आपको फ़ौरन पता चल गया कि इमोशन इवोक हुआ है। अब हैमलेट को उसने क्यों कहा कि आर्टिस्टिक फेलियर है? हैमलेट ने लोगों को सुला दिया, कहता है कि हैमलेट इज़ ओनली प्ले बाय शेक्सपियर विच हैज़ अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 सॉलिलकीज जो आपकी स्पीकिंग थॉट होती हैं, यानी कि आप सोचते हैं और आपके अल्फाज पूरे प्ले में चलते हैं। हैमलेट की इतनी लंबी लंबी सॉलिलकीज थी, सबसे ज़्यादा सॉलिलकी थी हैमलेट की। टी.एस. इलियट कहता है कि शेक्सपियर नाकाम हो गया अपने अंदर की सिचुएशन को, इमोशन को जो वो अंदर फील कर रहा है, उसको किसी भी ऑब्जेक्ट से, चेन ऑफ इवेंट से डिमॉन्स्ट्रेट करने में। उसने इन सॉलिलकीज का सहारा लिया जो कि बहुत लेंदी थी। टी.एस. इलियट कहता है किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस करने का बेहतरीन तरीका पोइट्री में क्या है, दैट ऑथर शुड सेलेक्ट चेन ऑफ इवेंट, ऐसे वाक़यात को चूज़ करे जो आपको चीज़ों को देखकर पता चल जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ज़रिए आपको गुस्सा आ रहा है, आपके पास पंचिंग बैग है, आपने उस पर ज़ोर से मारा, आपने गुस्से को जाहिर किया। स्लीप वॉकिंग में भी अगेन यही शो कर रहा है, जो मैंने एग्जांपल दी दोनों चीज़ों की, वही शो कर रहा है। उसने कैसे दिखाया, स्लीप वॉकिंग में दिखाया ताकि उसकी आँखों से वो चीज़ वाज़ह हो सके जो उसका दिल फील कर रहा है, जो उसे कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहता है कि बेशुमार इफ़ेक्ट से हैमलेट को ओवरलोड किया गया और शेक्सपियर सही से उसको किसी भी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से डिस्क्राइब नहीं कर सका। डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को ज़रा दोबारा देखते हैं। वो कहता है कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दें, कोई इवेंट ऐसे लगातार हों या फिर कोई ऐसी चेन हो एक के बाद एक जिससे आपको पता चल जाए कि ये हो रहा है। या किसी ऑब्जेक्ट को ले लिया, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिया, स्लीप वॉकिंग कुछ और चेन ले ली, कोई पंचिंग बैग ले लिया, कोई डॉल ले ली, तो किसी चीज़ को आपने यूज़ कर लिया। ये 3 तरीके उसने बता दिए। चेन ऑफ इवेंट यूज़ कर लें, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट यूज़ कर लें, फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो, कोई सिचुएशन ऐसी बना दें जिसके ज़रिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें। डेफिनेशन के नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि जैसे आप एक्सटर्नल फैक्ट्स पर बात करते हैं, जैसे ही चीज़ें आपके सामने आएँ तो आपको फ़ौरन पता चल जाए कि इस टाइम उसके दिमाग में कौन सा इमोशन चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा घर में एंटर होता है और वो ये नहीं बताता कि मैं खुश हूँ, लेकिन वो गाने गा रहा है, उछल कूद कर रहा है, स्टेयर एक की जगह 2-2 फलांग रहा है, तो ये सब क्या बताता है कि दैट समवन इज़ हैप्पी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, अगेन क्वाइनेज फ्रेज है। वो मेटाफिज़िकल के बारे में बात करता है। वो मेटाफिज़िकल जिनको कोई काबिल नहीं समझता था, इसने उनको बहुत रिगार्ड पेश किया। इसने कहा कि बहुत ज़रूरी है प्योरिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। क्या है कि आपके जो थॉट्स हैं, जो वर्ड्स आप चूज़ कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जो आइडिया और थॉट की यूनिफिकेशन है आपकी फीलिंग्स के साथ बहुत ज़रूरी है। यानी आपके दिल और दिमाग का फ्यूजन, फीलिंग और थॉट का फ्यूजन जो है वो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है। टी.एस. इलियट कहता है कि प्योरिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इन मेटाफिजिकल पॉइंट्स while the dissociation of sensibility is opposite of earlier one।
फिर कहता है कि दिस रिगार्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राइडन एंड मिल्टन आर पर्टिकुलरली हार्मफुल, दैट मीन्स बोथ ऑफ देम हैड फेल्ड टू यूनाइट देयर थॉट्स एंड फीलिंग। फिर कहता है कि पोइट्री जो है वो स्मेल ऑफ रोज़ की तरह है, जैसे वो स्मेल आपके नोज़ तक खुद ब खुद पहुंच जाती है। इसी तरह से वो कहता है कि जो पोइट्री है उसको पढ़कर उसके जो आइडियाज़ हैं वो आपके माइंड तक खुद ब खुद पहुंच जाने चाहिए। ये चीज़ वो कहता है दूसरे पोइट्स में मिसिंग है। अब हम देखते हैं रोमांटिक्स एंड क्लासिक। इसने डिफ्रेंशिएट किया रोमांटिक्स को और क्लासिक को। ये खुद एक क्लासिक मेंट ऑफ माइंड का था और रोमांटिक्स को पसंद नहीं करता था। अकॉर्डिंग टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू, रोमांटिक्स आर chaotic, फ्रेगमेंट्री एंड अडल्ट। दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे एक चीज़ कंप्लीट है और दूसरी फ्रेगमेंट्री है। कंप्लीट वो क्लासिक को कह रहा है और फ्रेगमेंट्री जो है वो रोमांटिक्स को कह रहा है। उसके बाद कहता है अडल्ट और मैच्योर। अडल्ट वो क्लासिक को कह रहा है और मैच्योर वो रोमांटिक को कह रहा है। फिर कहता है ऑर्डरली और chaotic। तो ऑर्डरली वो क्लासिक को कह रहा है और chaotic वो रोमांटिक को कह रहा है। टी.एस. एलियट सब्जेक्टिविटी के खिलाफ है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी में सिर्फ ये होता है कि आप अपनी बात करते हो। लेकिन टी.एस. एलियट कहता है कि सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ग्रेट आर्ट वही है जो सर्व करता है सोसाइटी के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए। टी.एस. एलियट कहता है कि पोइट्री ऐसी होनी चाहिए जो ह्यूमंस पर हो, क्योंकि ह्यूमन इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है, हिस्ट्री में अपने आप को रिपीट करती है। तो इसलिए दीज आर यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स, दीज यूनिवर्सल पोइट्री नेवर गेट एग्जॉस्टेड, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। बट अगर कोई सिर्फ अपनी मोहब्बत के बारे में बात करता है, अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है, तो वो टेम्पोरल है, वो एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। यही डिफरेंस है रोमांटिक्स में और क्लासिकल पोइट्री में। हर वो चीज़ जो जनरल कही जाए, जो ह्यूमन के बारे में कही जाए, जो अपने आप को लैंग्वेज और टाइम से निकाल कर यूनिवर्सल हो जाए। यूनिवर्सल और सबलाइम, दीज words are used to describe any poetry, any literature which has passed the corridor of time and place. This concept is quite related to the concept of criticism that has put forwarded by Matthew Arnold as well. When he talks about the touchstone method, he suggested and talking about Matthew Arnold. And he says that poetic pieces are coming from these classic writers must be in place while comparing any other piece of poetry. This poetic piece will serve a touchstone in order to identify the other's new kind of poetry, whether they are valuable or not. So similarly, Eliot has put forwarded his own unique concept that is known as tradition and individual talent. Tradition क्या है इसके हिसाब से? वो कहता है कि इंग्लिश राइटर्स के जो कान हैं वो ये बात सुनना पसंद नहीं करते किसी इंडिविजुअल वर्क पर, किसी एक ऑथर के वर्क पे जो उसने काम किया है। वो सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ उनकी तारीफ़ की जाए, उनके पीछे जिन राइटर्स का इन्फ्लुएंस है उनका जिक्र नहीं होना चाहिए। टी.एस. एलियट इस कंसेप्ट के अगेंस्ट है, दिस सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी के ख़िलाफ़ है। वो कहता है कि हर शख्स जो काम करता है, जो ऑथर करता है, उसके अंदर उसके इंसिस्टर्स का, उसके पीछे गुजर जाने वाले राइटर्स का इन्फ्लुएंस मौजूद होता है। टी.एस. एलियट कहता है कि अगर हम अनबायस होकर क्रिटिकल असेसमेंट करें तो हमें पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल पार्ट की हम जो तारीफ़ कर रहे हैं, असल में उसके पीछे दूसरे राइटर्स का इन्फ्लुएंस शामिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ट्यूब लाइट आने लगी हैं, पहले दूसरी वाली लाइट आई थी। अब आप बोलें कि इन्होंने ये बेहतरीन इन्वेंशन की है, इस बंदे ने तो ये काम बहुत बेहतरीन कर दिया है। अब आप सब उन सबको भूल गए जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम येलो लाइट को इन्वेंट किया था, जिसने ये बताया था कि इसको ट्यूब की शेप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर किसी ने इस ट्यूब को इस बॉक्स में बंद कर दिया तो उसकी इंडिविजुअलिटी जो उन सब सिस्टर्स का हाथ है जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया था। ट्रेडिशन वो दरिया है जिसके अंदर आने वाली तमाम जनरेशन के तमाम लोग अपनी क्रिएटिविटी, आउटपुट, अपनी नॉलेज, अपनी इंडिविजुअलिटी डाल देते हैं और फिर वो दरिया बहता चला जाता है और हर शख्स उस दरिया से हर उम्र से मतलब है एज,
ज़माने में उससे फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा कि किस चीज़ में कितना काम हो चुका है तो किसी भी चीज़ की इनोवेशन नहीं की जा सकती। इनोवेशन जब होती है जब आपको पिछली चीज़ का पता होता है, आप उसमें इनोवेशन लेकर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनोवेशन ऑफ मोबाइल, पहले सिंपल मोबाइल होते थे, उसके बाद टच मोबाइल आ गए, उसके बाद टच मोबाइल में भी फर्दर हर दफ़ा न्यू वर्जन आता है, न्यू चीज़ें आ जाती हैं। 99% चीज़ें वही होती हैं, सिर्फ 1% उसमें इनोवेशन आती है। टी.एस. इलियट कहता है कि लोग इंडिविजुअलिटी को मानते हैं, वक्त ट्रेडिशन को भूल जाता है, लेकिन ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट बाकी रहता है। उसके बाद टी.एस. इलियट ने ये बताया कि किस तरह से हम ट्रेडिशन को एक्वायर कर सकते हैं। उसने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा। कहता है कि जो लोग हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसका मतलब है कि फिर वो खुद करके सीखेंगे और फिर वो उनके लिए कॉस्टली होगा। जिसको भी हिस्ट्री का सेंस है वो ये समझ सकता है कि सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि पूरे यूरोप का जो लिटरेचर है, डाउन फ्रॉम होमर टू ऑन कंट्री, कि आप ग्रीक से रोमन से चलते हुए आते हैं और अपने मुल्क के तमाम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ से वहाँ तक सारा एक लिटरेरी ट्रेडिशन है। वो कहता है अगर आज के दौर में किसी भी इंडिविजुअल को कुछ अचीव करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पास्ट को समझे, अपने पास्ट के राइटर्स के उनकी अचीवमेंट को देखे, उनकी नॉलेज को समझे, उसके बाद उसमें अपना एडअप करे, उसको आगे ट्रेडिशन को फिर चलाए। क्योंकि यही चीज़ रोमांटिसिज्म को क्लासिसिज्म से अलग करती है। रोमांटिक सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, पिछली किसी बात को नहीं मानते थे, बट क्लासिक ऐसे नहीं थे। दे वर ऑलवेज रिप्रेजेंट देयर ट्रेडिशन, दे रिमेन पार्ट ऑफ दैट ट्रेडिशन। ट्रेडिशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप अलोन नहीं रह सकते, यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ ट्रेडिशन टू नो दैट द पास्ट राइटर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ग्रेट अचीवमेंट। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टी.एस. इलियट का पोएटिक प्रोसेस, impersonality of poetry. That's it in this video. Thanks for watching this video.